नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं प्रमोद सिंह आज जो है आपकी क्लास शुरुआत करने वाला हूं। आज जो है हम डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, किस तरीके से आप लोगों का वर्क करता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं। ओम का नियम, इलेक्ट्रॉन, सब चीज़ों का क्या क्या रोल आप लोगों का स्पेशली रहता है, सब कुछ जो है आज हम जानकारी हासिल करने वाले हैं। तो आइएगा, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एक्चुअल में आप लोगों का विद्युत होता क्या है। तो विद्युत आप लोगों का क्या होता है, उसकी डेफिनेशन जब आप लोगों का आएगा तो आप लोगों को यही लिखना है कि विद्युत जो है आप लोगों का आवेश प्रवाह की दर को, मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था कि जहाँ कहीं भी आप लोगों का दर लग जाता है तो दर आप लोगों का टाइमिंग को डिनोट करता है ना, टाइमिंग को रिप्रेजेंट करता है आप लोगों का ना। तो वो बोल रहा है विद्युत धारा, तो विद्युत धारा आवेश प्रवाह की दर को जो है हम विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको भाई हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं या आई से प्रदर्शित करते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक जो है आप लोगों का एम्पियर है। यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब कंप्लीटली किसी एक स्पेशल डायरेक्शन में जो है ये नहीं होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोगों का विद्युत धारा जो है इसी दिशा में जाएगा या इसी दिशा में जाएगा, किसी भी दिशा में विद्युत धारा जो है जा सकती है आप लोगों का। तो धारा जो है आप लोगों का एक अदिश राशि है। और देखो मैंने आपको बताया था कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को वैसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई आप लोगों का ये रहा आई, और आवेश को हम कूलम, इसका आवेश का मात्रा कूलम होता है तो इसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्यू अपॉन टी, मतलब प्रति सेकेंड जो टी आप लोगों का है समय, मैंने बताया था कहीं भी आप लोगों का दर लग जाता है तो वो आप लोगों का समय को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं। तो आप लोगों का जो दिया गया है कि इसका ऐसे ही मात्रक एम्पियर है। तो फिलहाल हमको आई जो है विद्युत धारा है, क्यू आवेश और टी समय, मतलब आवेश प्रवाह की दर। आवेश आपका क्यू है और समय आपका टी है। तो आवेश जो है प्रति सेकेंड कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अभी आवेश का मतलब आप लोगों का इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को भी हम आवेश कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रवाह को भी हम विद्युत धारा कहते हैं, ये बात भी आप लोगों को जान लेना है यहाँ पर, यदि आप लोगों को कभी आप लोगों ने इससे परिचित नहीं हुए हैं तो ओके। फर्स्ट आप लोगों का जो क्वेश्चन था वो आप लोग क्लियर हो जाएगा यहाँ से। आप लोगों को यदि कभी इसका फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, है ना, तो आप लोगों को लिख देना है क्यू अपॉन टू। एंड यहाँ पर जो है इसको आई से प्रदर्शित करते हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसको ऐसे ही मात्रक आप लोगों को ध्यान रखना है, एम्पियर होता है, ओके। एम्पियर को हम ए से डिनोट करते हैं, तो ऐसे ही मात्रक इसका ए तरीके से हम इसको लिख सकते हैं ए, ठीक है। अगला जो आप लोगों का इसमें चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि देखो इलेक्ट्रॉन जो आप लोगों का रहता है इस पर आवेश नेगेटिव रहता है। इलेक्ट्रॉन जो देखो आप लोगों का नाभिकीय संरचना आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, नाभिकीय संरचना में होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पर जो आप लोगों का आवेश रहता है वो फाइनली बिल्कुल ही नेगेटिव रहता है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या मान लीजिए कि n है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप लोगों का हो गया। तो आप लोगों के यदि t समय में किसी भी जो धारा परिपथ आप लोगों का है n इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, तो t समय में उस बिंदु से गुजरने वाला कुल आवेश आप लोगों का Q इक्वल टू 9ne, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E आप लोगों का इलेक्ट्रॉन ही होता है। ई आप लोगों का आवेश रहता है। तो मैंने अभी आपको बताया ना, जो आवेश आप लोगों का रहता है वो इलेक्ट्रॉन की प्रवाहित होती है। तो आवेश का मतलब सीधा सीधा टी समय में कितने इलेक्ट्रॉन आप में से उसमें से जो है प्रवाहित होते हैं। तो यहाँ तक जो मैंने आपको बताया था जो आवेश प्रवाह की दर, तो विद्युत धारा यहाँ तो हो गया, लेकिन आपको जो आवेश है ना, आवेश, वो आवेश आपको यहाँ पर समझा रहा है कि प्रति सेकेंड नहीं, एक जो सेकेंड में कितने आप लोगों के इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं उसी को हम आवेश कहते हैं। तो Q इक्वल टू एन ही आप लोगों को क्लियर यहाँ पर दिख रहा होगा। तो यहाँ पर जो है हमको देखना है कि t सेकेंड में कितने जो आप लोगों के इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं उसी को हम आवेश कहते हैं। अभी आवेश की बात कर रहा है तो Q से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं Q इक्वल टू एन ई, और ये नेगेटिव के साथ क्यों आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आप लोगों का नेगेटिव चार्ज रहता है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज आप लोगों का रहता है। अब n जो आप लोगों का यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आप लोगों को पता है कितना, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 रहता है। तो यहाँ पर n कूलम, अर्थात किसी बिंदु से एक सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप लोगों के सामने दिख रहा है, कितना है आप लोगों का, इतना इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम। यदि आप लोगों का आवेश समान है और कूलम विद्युत धारा 1 एम्पियर होगी तो आवेश का मात्रक जो है क्या, मात्रक जो कूलम होता है आपको भी पता है। तो फिलहाल हमको कुछ नहीं, आप लोगों का Q का मान आप लोगों को डायरेक्टली रट लेना है। मैं आपको वैसे नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्टली रट लीजिए आप। तो डायरेक्टली आप लोगों से पूछ लिया जाएगा एक कूलम आवेश इक्वल टू कितना रहता है। एक जो आप लोगों का आवेश रहता है उसमें 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम रहता है। इसको आप लोग इलेक्ट्रॉन का आवेश यहाँ पर जो दिया गया है वो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 रहता है। इसको आप लोग याद कर लीजिए डायरेक्टली, है ना।
अब यहाँ पर जो हमको देखना है कि विद्युत धारा के प्रकार, देखो धारा जो आप लोगों की रहती है दो प्रकार की रहती है। धारा यदि एक ही जैसी होगी तो फिर काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को दिक्कत दे सकती हैं, क्योंकि देखो हर एक की बैटरी एक जैसी नहीं होती। किस चीज़ को किस तरीके से जो है संरक्षित करना है वो हमारे ऊपर नहीं रहता, बैटरीज के ऊपर रहता है। तो धारा भी दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की कौन कौन सी रहती है आप लोगों का, AC और DC, मतलब प्रत्यावर्ती रहती है और डिस्च धारा रहती है। DC आप लोगों का ये डिस्च धारा, AC आप लोगों का प्रत्यावर्ती धारा। अब जो है आप लोगों का सीधा सीधा यहाँ पर एक मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँगा। AC धारा जो आप लोगों की रहती है एक निश्चित समय अवधि के बाद अपनी दिशा या ध्रुवण बदलती है। मीन्स घरों में जो प्रवाहित होती है धारा वो आप लोगों का AC ही रहता है। निश्चित समय के बाद वो अपनी दिशा परिवर्तित होगी, तभी तो आप लोगों के घरेलू जो उपकरण रहते हैं वो सर्कुलेट हो पाते हैं, घूम पाते हैं। घूम क्यों पाते हैं, क्योंकि निश्चित समय के बाद ये अपनी दिशा बदल लेती है, बदल लेती है, तो जिसके कारण हमारे जो है चुंबकत्व के परिपथ जो कंप्लीट हो पाता है, जिसके चलते आप लोगों के उपकरण जो है घूम पाते हैं। तो घरेलू परिपथ में आप लोगों का AC बहता है, ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। फिर आप लोगों का डिस्च धारा कौन सी रहती है, धारा का सदैव प्रवाह एक ही दिशा में बना रहता है। यदि किसी पावर हाउस से दूसरे पावर हाउस तक जब धारा हमको भेजनी होती है तो आप लोगों का डिस्च धारा के रूप में भेजी जाती है। फिर ट्रांसफार्मर की सहायता से उसको AC में कन्वर्ट किया जाता है। इस बात को ध्यान रखना आप लोग। देखो कहीं पर भी धारा को भेजना होता है तो उस कंडीशन में उसे DC में ही भेजा जाता है। जैसे मान लीजिए ग्वालियर से डबरा 45 किलोमीटर आप लोगों का दूर है। ग्वालियर से डबरा यदि बिजली को भेजना है तो ग्वालियर में वो आप लोगों का AC में रहेगा, और डबरा में भेजने से पहले ट्रांसफार्मर की सहायता से उसको DC कर दिया जाएगा, क्योंकि DC ही है जो एक स्पेशल जो है डायरेक्शन में आप लोगों का वर्क कर सकता है। AC को तो आदत है भाई इधर से उधर भागने की ना, लौटने की उसको आदत है, लेकिन DC को नहीं है। तो DC यहाँ तक जो अब जब आप लोगों का आएगा तो ये फाइनली आप लोगों का किसी एक विशेष डायरेक्शन में रहेगा, तभी आप लोगों का डबरा तक आ पाएगा। मतलब किसी भी पर्टिकुलर प्लेस को मान लीजिए दो स्थानों तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब भी बिजली को भेजा जाता है तो उस समय DC का प्रयोग किया जाता है, और AC से DC में परिवर्तित करने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर शायद आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो AC और DC आपको मैंने समझाया। अब इसके एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको आगे जो है इसके एक दो उदाहरण भी आपको क्लियर करवाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको जो है प्रतिरोध क्या होता है, भाई धारा जो आप लोगों की प्रवाहित होती है उसके आगे हम पढ़ने वाले हैं प्रतिरोध। धारा जो आप लोगों की प्रवाहित होती है, हम कोई भी काम करते हैं तो कोई ना कोई परेशानी डालने वाला तो होता ही है। तो जस्ट लाइक दैट आवेश में भी आप लोगों का प्रतिरोध होता है, जो का काम करता है कि विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। मीन्स जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, या कहें कि उसकी जो जितना पावर होना चाहिए उसको कम करने का काम करता है, या कहें कि उसको परेशान करता है। परेशान करने का मतलब प्रतिरोध का सीधा सीधा अर्थ आप लोगों को दिमाग में डाल लेना है। वेरिएशन मतलब बाधा जो उत्पन्न करता है, काम में पैर अड़ाता है ना, एक तरीके से कहेंगे तो, है ना। तो जस्ट जैसे यहाँ से यहाँ तक जाना था, लेकिन कहीं ना कहीं कोई प्रतिरोध आ गया तो वो यहाँ से वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, बीच में ही आप लोगों का बिजली फॉल्ट हो गया। अभी जो इसका रुकावट उत्पन्न होता है, इसका ऐसा ही मात्रक प्रतिरोध का ओम होता है, और इसको हम इससे डिनोट करते हैं, ये ओम का साइन है, और इसे जो है R से प्रदर्शित करते हैं, रेजिस्टेंस प्रतिरोध, जिसको हम इंग्लिश में हिंदी में प्रतिरोध कहते हैं, इंग्लिश में रेजिस्टेंस कहते हैं, इसीलिए इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। ओम जो एक साइंटिस्ट थे जो है उन्होंने एक नियम दिया। ओम ने अपने नियम में कहा कि किसी चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे, मीन्स भौतिक रूप से वो अपरिवर्तित रहे, लेकिन इसके दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कोई यदि विभवांतर प्रवाहित किया जाता है तो उसमें जो धारा प्रवाहित होती है, मैं आपको एक बार और समझाऊंगा। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच यदि उसमें धारा प्रवाहित की जाती है, विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती हुई धारा जो प्रवाहित की जाती है ना, वो बिंदु आवेशों के बीच उत्पन्न होने वाले विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। ओम ने ये बोला कि जब परिस्थितियों में आप लोगों की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें, भौतिक और रासायनिक आप लोग जानते हो, यदि उसके मूल गुणों में परिवर्तन हो जाता है तो उसको हम भौतिक जो रासायनिक अवस्था कहते हैं, लेकिन यदि कोई वस्तु परिवर्तित होने के बाद पूर्व रूप में यदि वापस आ सकती है तो उसको हम भौतिक अवस्था कहते हैं। तो आपसे ये बोल रहा है कि यदि किसी वस्तु के भौतिक गुण अपरिवर्तित रहें और उसके दो सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती रहता है, तो विभवांतर V जो है मैं आपको बताना चाहूँगा। यदि किसी चालक की, मान लिया कोई चालक है, इसके मैं आपको वैसे उदाहरण से समझाऊंगा। ये कोई चालक है, इसके दो बिंदु, आप लोगों के दो बिंदु आवेश ये रहे, और उनके मध्य जो विभवांतर कितना है V है, उनके मध्य वोल्टेज जो है V है, और इसमें यदि धारा प्रवाहित की जाती है, इसमें यदि वोल्टेज V वोल्टेज की धारा प्रवाहित की जाती है, तो ये धारा जो है आप लोगों के वोल्टेज के अनुपाती होगा। मतलब जो विभवांतर दोनों सिरों के बीच उत्पन्न हुआ है उसके जस्ट
अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती मतलब जस्ट बराबर होगा। जब ये साइन जो आप लोगों का हटता है तो यहाँ पर एक आप लोगों का नियतांक आता है जो आप लोगों का आर, जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। तो V = IR आप लोगों को ये ओम के नियम से देता है। ओम के नियम को फिर से आप लोगों को समझना है, रटना नहीं है। वो ये कह रहा है दो स्थिर बिंदु आवेश, इसकी शर्त भी रहती है कि बिंदु आवेश होना चाहिए सबसे पहले तो, है ना, और बिंदु आवेश स्थिर रहना चाहिए। यदि कोई आप लोगों से पूछता है कभी प्रीलिम्स में या मेंस में कि ओम के नियम की बताइए शर्तें क्या थी, तो मूल शर्तों के रूप में सबसे पहले बिंदु आवेश होना चाहिए। सेकेंड टर्म जो आप लोगों का होना चाहिए इसमें बिंदु आवेश रहेगा। सेकेंड टर्म उसकी भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहेंगी। तो ये कभी कभार पूछ लिया जाता है कि क्या कंडीशन रहती है ओम के नियम की। पहली कंडीशन ये जो है बिंदु आवेश होना चाहिए। दूसरा, भौतिक अवस्था उसकी अपरिवर्तित रहना चाहिए। फिर उसमें यदि V विभवांतर उन सिरों के बीच यदि लगाया जाता है तो फाइनली उसमें जो I धारा प्रवाहित की जाती है, प्रवाहित धारा I जो आप लोगों का है वो किसके अनुपाती होगा? प्रवाहित धारा जो आप लोगों का I है वो वोल्टेज, मतलब जो इन सिरों के बीच वोल्टेज उत्पन्न हुआ है उसके जस्ट सेम बराबर रहता है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को कोई ऐसी जो है परेशानी होने वाली बात नहीं है जो कि आप लोगों को परेशान करे। आई थिंक मैं आशा करता हूँ यहाँ तक जो है आप लोगों को सारी चीज़ें जो है समझ में आ गई होंगी। कोई परेशानी है क्या भाई यहाँ तक आप लोगों को? एनी प्रॉब्लम भाई? कोई परेशानी है क्या? देखो शॉर्ट नोट किस तरीके समझना है वो आप लोगों को चालकता समझना है। चालकता आप लोगों का क्या होता है, किस तरीके से जो है धारा प्रवाह होती है उसी को हम चालकता कहते हैं। किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालक की चालकता कहते हैं। मतलब ध्यान से समझिएगा इसको, चालक का प्रतिरोध का व्युत्क्रम, प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या होगा? जो उसको धारा प्रवाहित करने से रोकता है प्रतिरोध, उसका उल्टा, मतलब एक ऐसी चीज जो उसको प्रवाहित करने से नहीं रोकती हो, उसको हम क्या कहेंगे भाई? उसको हम चालकता कहते हैं। ऑब्वियसली सी बात है, प्रतिरोध आप लोगों का व्युत्क्रम है चालकता का, तो जो चीजें प्रतिरोध उत्पन्न करती हैं वो जस्ट उसका उल्टा आप लोगों का चालकता होता है कि नहीं होता है? यहाँ पर आप लोगों को कोई परेशानी जो है नहीं होना चाहिए इसको लेकर के, है ना। अभी इसका यदि आप लोगों से पूछा जाए कि इसका जो है किससे डिनोट करते हैं, तो ओम इनवर्स, चालकता को ओम इनवर्स से डिनोट करते हैं। ओके, अभी एक और दो तीन चीज़ें और जो सबसे पहले हमको क्या है कि डेफिनेशंस क्लियर करना है जिनसे हमको चीज़ें आसानी से समझ में आ सके, है ना। तो अगला जो आपको इसमें बता रहा है कि ओमीय तथा अनोमीय प्रतिरोध। अब भाई ओमीय और अनोमीय क्या रहते हैं? ओम का नियम अभी हमने पढ़ा था कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगाया गया विभवांतर, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती रहती है। तो ये भाई ओम का नियम है। ओम का नियम है कि नहीं है? तो ये वो जो आप लोगों से बोला जा रहा है ओम का नियम। अब आप लोग पढ़ रहे हो भाई ओमीय प्रतिरोध और अनोमीय प्रतिरोध। अब ये ओमीय और अनोमीय क्या है भाई? ओमीय और अनोमीय की यदि हम बात करेंगे तो जो ओम के नियम को फॉलो करते हैं ना, वो आप लोगों के ओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। जो चीजें जो भी लोग आप लोगों के ओम के नियम को फॉलो करते हैं वो आप लोगों का ओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं, और जो ओम के नियम को फॉलो नहीं करते हैं वो आप लोगों का अनोमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। कहलाते हैं कि नहीं कहलाते हैं? अब ओम का नियम क्या है? मैंने अभी बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच प्रवाहित होने वाला विभवांतर या उनके बीच लगाया गया विभवांतर, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती रहता है। और जब भी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक हमको जो है नियतांक प्राप्त होता है जिसको हम R लिखते हैं, और इसको हम कहते क्या है भाई? प्रतिरोध कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो ये ओम का नियम है। तो आप लोगों से ओमीय और अनोमीय प्रतिरोध जो आप लोगों के हैं प्रतिरोध के आधार पर बता रहा है। तो जो चालक ओम के नियमों का पालन करते हैं वो आप लोगों को ओमीय, ओमीय प्रतिरोध जो पालन नहीं करते हैं वो अनोमीय, उसे अनोमीय प्रतिरोध कहते हैं। जैसे कि हम उदाहरण के ऊपर देखा जाए, ओमीय प्रतिरोध में आप लोगों का मैग्नीज हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम और मैग्नीज का तार हो गया। अनोमीय प्रतिरोध में आप लोगों का डायोड, ट्रायोड, बल्ब। देखो ओम का नियम आप लोग अच्छे से समझ चुके हो, और ओमीय अनोमीय को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि हम यदि मैग्नीज का तार लेते हैं 1 मीटर लंबा, उसके दोनों सिरों पर बीच जो है V वोल्ट का विभवांतर लगाया जाए, उसमें I धारा प्रवाहित की जाएगी, तो वो विभवांतर जो है आप लोगों का धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। यदि तार मैग्नीज का हम लेते हैं या एल्यूमिनियम का लेते हैं तब भी ये वाली परिस्थिति आप लोगों की क्लियर होती है। इसका मतलब ये ओमीय प्रकृति है। अनोमीय क्या होता है? जो ओम के नियम को फॉलो नहीं करता है। डायोड बल्ब हो गया, ट्रायोड बल्ब जो आप लोगों के हो गए साइंस में, आप लोग गेट में जो आप लोगों के डायोड, ट्रायोड बल्ब जो आप लोगों को प्रयोग किए जाते हैं ना, तो वो आप लोगों का जो है मूल रूप से अनोमीय प्रतिरोध, मतलब उनके बीच यदि विभवांतर लगाया जाए तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो प्रवाहित होने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती ही हो। ठीक है,
ये वाली जो कंडीशन आप लोगों की बन रही है वो आप लोगों की किसकी बन रही है, अनोमीय प्रतिरोध की। अब आगे मैं बताना चाहूँगा विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, भाई प्रतिरोध तो आप लोगों ने सुना है। प्रतिरोध तो क्या होता है, किसी भी तार में यदि विद्युत धारा प्रवाहित होती है, कोई भी चीज उसको मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध। लेकिन अब जो हम बात कर रहे हैं वो विशिष्ट प्रतिरोध की। भाई विशिष्ट प्रतिरोध में कुछ तो विशेष होना चाहिए, तब तो जो है विशिष्ट प्रतिरोध जैसा हमको कुछ फील होना चाहिए ना। तो विशिष्ट प्रतिरोध की बात करेंगे तो विशिष्ट प्रतिरोध के रूप में हम क्या कहेंगे कि चालक जो आप लोगों का रहेगा किसी विशेष लंबाई, अब ये एरिया वाइज आप लोगों का फॉलो होता है, इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। ये वाली चीज जो आप लोगों की रहती है एक विशेष पर्टिकुलर एरिया में आप लोगों का फॉलो होता है। यहाँ की जैसे कि आप लोग डेफिनेशन में देख पा रहे होंगे, डेफिनेशन में आप लोगों से क्या कह रहा है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती रहता है। तो आप लोग नॉर्मली इसमें देख पा रहे हो कि मान लीजिए उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक हमने चालक कोई भी ले लिया, उसकी लंबाई L है, लंबाई जो है आप लोगों का L है और उसका क्षेत्रफल जो है आप लोगों का A है। तो विशिष्ट प्रतिरोध जो उसका होगा वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा। प्रतिरोध आप लोगों का R समानुपाती आप लोगों का L रहता है। वैसे नॉर्मल कंडीशन जो आप लोग क्रिएट हो रही है यहाँ पर, तो आप लोगों को डरना नहीं है। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती और क्षेत्रफल के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती रहता है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती रहता है। तो लंबाई के अनुक्रमानुपाती और क्षेत्रफल के लिए तो R = 1/8। अभी आप लोगों का कहीं से कहीं तक यहाँ पर तो वही प्रतिरोध ही बताया गया, ये वाला जो है रेजिस्टेंस ही है। विशिष्ट प्रतिरोध आप लोगों का है वो यहाँ पर जो ये जनरेट हो रहा है वो आप लोगों का है, P नहीं होता है, ये ऐसे घुमा करके बनाते हैं, रो बनाया नहीं गया टाइपराइटर से, इसलिए बना नहीं पाया ये। देखो R = अब इन दोनों समीकरणों को समीकरण एक क्या कहता है, प्रतिरोध जो है लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, वही मैंने लंबाई के अनुक्रमानुपाती रख दिया। प्रतिरोध क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वही मैंने क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती कर दिया। अब इनको मिला तो सकते हैं, आप लोगों ने कभी 12th में फिजिक्स पढ़ा होगा तो उसमें बताया गया होगा, इनको मिला तो सकते हैं। भाई इनको मिलाया तो R = L/A होगा कि नहीं होगा, L/A हो गया। अब L/A होगा, कभी भी यदि हम अनुक्रमानुपाती हो या व्युत्क्रमानुपाती हो, कभी भी साइन यदि हम हटाते हैं तो कोई ना कोई नियतांक या नियत राशि आप लोगों की जरूर आती है। तो यहाँ पर यदि इसको हम हटा रहे हैं तो आप लोगों का रो आएगा, ये P नहीं है, ये रो है। यहाँ जो आप लोगों का रो आ रहा है, रो एक जो है नियतांक है, जिसे चालक का हम क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध, फाइनली आप लोगों को विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला पूछा जाएगा तो P या रो = क्या होगा, रो = आप लोगों का होगा R × A/L, मतलब प्रतिरोध मतलब साधारण प्रतिरोध इंटू एरिया, साधारण प्रतिरोध इंटू एरिया अपॉन लंबाई। तो फिर यहाँ से क्या क्लू हमको निकल के आता है कि विशिष्ट प्रतिरोध का जो मान जो रहता है, विशिष्ट प्रतिरोध फाइनली कि प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो विशिष्ट प्रतिरोध ही बढ़ेगा और क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ेगा, लेकिन लंबाई बढ़ाएंगे तो विशिष्ट प्रतिरोध घटेगा। ये बात यहाँ से हमको दिखाई पड़ रही है। फिर से समझिए, ये जो चीज़ें छोटी छोटी ऊपर नीचे लिख दी जाती हैं, इतना दिमाग खराब करती हैं बहुत ज़्यादा। समझ लेंगे तो परेशान नहीं होंगे। लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये हमने यहाँ पर पढ़ रखा है। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, कोई काम नहीं किया, यहाँ तक आना चाहिए। देखो अनुक्रमानुपाती 1/A और ये यदि हम हटाएंगे तो L/A है, L लिख दीजिए, स्पष्ट दिखेगा। और ये रो जो आप लोगों का है, अब यहाँ सर मैथ की थोड़ी सी ट्रिक लगाई गई है, हमको रो = निकालना है। तो A ऊपर पहुँच जाएगा तो R × A हो जाएगा और L आप लोगों का नीचे आ जाएगा। तो भाई नीचे आ गया तो R × A/L आप लोगों का रो = हो गया कि नहीं हो गया, इजीली हो गया। अब यहाँ जो R आप लोगों का है वो नियतांक है और जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हम यहाँ पर समझ ना सकें। ठीक है, अगले पोर्शन की ओर चलते हैं। अगले पोर्शन में कुछ एक पदार्थों की विशिष्ट प्रतिरोध आप लोगों को दिया गया है, जो कि आप लोगों को कभी कभार पूछ लिया जाता है। तो आप लोग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग चांदी का विशिष्ट प्रतिरोध जो है काफ़ी ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको आप लोग याद रखना है। फिर आप लोग याद रखना है जो है आप लोगों का लोहे का और पारे का। पारा क्या है, द्रव धातु, इसलिए इसका कभी भी कहीं भी आवश्यकता पड़ जाता है। 98 या कहें 98 × 10⁻⁸ है, तो इसको आप लोग याद कर लेना है। ओके, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम चलते हैं विशिष्ट चालकता। भाई विशिष्ट प्रतिरोध हो गया तो फिर विशिष्ट चालकता भी होना चाहिए। जब पहले चालकता थी तो प्रतिरोध था। किसी पदार्थ में यदि धारा प्रवाहित करेंगे और धारा प्रवाहित हो रही है तो चालकता, लेकिन धारा प्रवाहित होने में कोई व्यवधान उत्पन्न हो रहा है तो प्रतिरोध। अभी फिर प्रतिरोध का विशिष्ट प्रतिरोध हुआ तो भाई
फिर चालकता की विशेष चालकता होना चाहिए, नॉर्मल बात है। इसको हम कैसे पहचानेंगे कि सीधा सीधा ये विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। फाइनली हमको कुछ नहीं, कोई मेहनत नहीं करना है, डायरेक्टली आप लोगों को इनपुटेशन दे देना है। जो प्रतिरोध आप लोगों का विशिष्ट चालकता जो आप लोगों की रहती है वो विशिष्ट प्रतिरोध की जस्ट अपोजिट होती है। इसकी इकाई जो है ओम इनवर्स इनटू मीटर इनवर्स होती है। इसे ओम से जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। और विशिष्ट प्रतिरोध की जो इकाई और रहती है, जो कि कभी कभार आप लोगों को पूछ ली जाती है, वो मैं यही बता दूंगा। विशिष्ट प्रतिरोध की जो और इकाई रहती हैं वो ओम, महो और साइमन। फिर से देखिए, ओम, महो और साइमन। विशिष्ट प्रतिरोध का क्वेश्चन यदि कभी कभार बनता भी है तो एक ये जरूर बनता है कि निम्न में से कौन सी इसकी इकाई जो है नहीं है। ओम से जैसे मात्रक जो है कौन सा विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक नहीं है, तो वैसे आप लोगों का ओम भी होता है, महो भी होता है, साइमन भी होता है। एक तीसरा कुछ भी पटक देंगे फिर वो आप लोग मैनेज कर लेना है ना। आप लोग कहोगे मीटर इनवर्स कहाँ से लग गया, तो देखो यहाँ पर R इंटू ए अपॉन एल लगाया ना मैंने, R इंटू ए अपॉन एल, R इंटू ए अपॉन एल लगाया कि नहीं लगाया। यहाँ पर सीधा सीधा L अपॉन R इंटू ए, R इंटू ए, L अपॉन R इंटू ए हो जाएगा। सीधा सीधा आप लोगों का उल्टा हो जाएगा, ठीक है। कोई परेशानी आप लोगों को यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं विद्युत चालकता एवं विद्युत रोधी पदार्थ। टॉपिक्स में क्या है, हेडिंग होना काफ़ी कंपलसरी है, बिकॉज ऑफ जिससे हम चीज़ों को आगे क्या है आगे क्या है आगे क्या है पढ़ना होता है ना। तो विशेष चालकता, विद्युत चालकता और विद्युत प्रतिरोध या विद्युत रोधी पदार्थ। तो विद्युत चालकता आप लोगों क्या रहता है, जिन पदार्थों में विद्युत का चालन आसानी से हो जाता है, इजीली हम किसी भी, आप लोगों ने देखा हो लोहे में करंट बहुत ही जल्दी फ्लो हो जाता है, काफ़ी जल्दी लोहा जो आप लोगों का रहता है उसको अटैच कर दीजिए, फिर उसका काम है भाई करंट फ्लो करना, उसका काम है। तो जिन पदार्थों में विद्युत का चालन आसानी से हो जाता है, विद्युत का प्रवाह मुक्त रूप से होता है, उसे विद्युत चालक, तथा जिन पदार्थों में विद्युत चालन नहीं होता है उसे विद्युत कुचवालक कहते हैं। जैसे चालक के रूप में आप लोगों ने देखा हो जितनी भी धातुएं, अधिकांश धातुएं आप लोगों की विद्युत की चालक रहती हैं। द्रवित जितने भी रहते हैं, अधिकांश 90% आप लोगों का जो है द्रवित भी आप लोगों का विद्युत चालक रहते हैं। विद्युत रोधी की बात की जाए आप लोगों का, विद्युत रोधी जिनमें भाई धारा प्रवाहित नहीं होती है या धारा प्रवाहित होने से रोकते हैं, तो आप लोगों का हो गया रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, है ना, खड़ जो बोल रहा है, प्लास्टिक मूल रूप से इसमें उपयोगी होता है। अब भाई एक तो आप लोगों का देखो पॉइंट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। फिलहाल यहाँ तक आपको विशेष चालकता की बात कर रहे हैं, तो किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, मतलब विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसको प्रदर्शित करने के लिए सिग्मा, दो प्रकार के सिग्मा होते हैं, एक नल वाला सिग्मा, तो इसको नल वाला सिग्मा कहते हैं, नल वाले सिग्मा प्रदर्शित करते हैं। एक ये वाला सिग्मा रहता है ना, तो आपका ये वाला इसमें होगा। अब बात करेंगे चालक के विद्युत रोधी पदार्थ, विद्युत चालक एवं विद्युत रोधी, ये भी मैंने आपको बता दिया। ये आप लोगों के हो गए विद्युत चालक, विद्युत कुचालक या रोधी, है ना। आप लोगों के रबड़ प्लास्टिक जो विद्युत रोधी होते हैं। अब बात करनी थी हमको अति चालक पर। अति चालक का नाम से ही प्रतीत हो रहा है, अति, अति का मतलब होता है आवश्यकता से भी ज्यादा, है ना। तो अति सर्वत्र वर्ज्यते आप लोगों ने सुना होगा, एक कथन है। अति चालकता में आप लोगों का, अति चालक का तात्पर्य ऐसे पदार्थ से है जिसमें प्रतिरोध बिल्कुल शून्य हो जाता है, मतलब धारा इतना फास्ट फ्लो होता है कि उसमें कोई बीच में वेरिएशन नहीं आता, उसको कोई भी परेशान नहीं करता है। इसका अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निर्बाध गति से होता है, निर्बाध मतलब उसमें कोई बाधा नहीं आती है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निर्बाध गति से यदि किसी चीज में होगा तो वो अति चालक हो जाएगी। और अति चालक पदार्थ की खोज किसने की थी, इसके ऊपर भाई बहुत क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के। तो कैमरलिंग ऑन्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा, कैमरलिंग ऑन्स। अति चालक पदार्थों की खोज कैमरलिंग ऑन्स के द्वारा की गई थी, ठीक। अब बात करेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोध का संयोजन, प्राय प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से किया जाता है। दो प्रकार आप लोगों के कौन कौन से हैं, एक श्रेणी क्रम, एक समांतर क्रम। संयोजन का मतलब होता है प्रतिरोधों को लगाना, संयोजित करना, समायोजित करना, या जो आप लोगों की क्रम जो हम लगा रहे हैं, वोट वगैरह सिस्टम आपके सारे के सारे चल रहे हैं, किस क्रम में तारों को सेट करना उचित रहेगा, कब किस क्रम में लगाना चाहिए, ये सारी चीज़ों को हम सीखते हैं।
देखो श्रेणी क्रम में आप लोगों को जैसे नाम से प्रतीत हो रहा है श्रेणी, तो श्रेणी क्रम जो है आप लोगों की कुछ इस तरीके की रहती है। श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध लगे होते हैं वो इस तरीके के लगे रहते हैं। आप लोगों ने अभी 9th-10th की बुक में देखा होगा कभी एक बार, है ना। ये आप लोगों के दो इसमें मैंने प्रतिरोध लगा दिए हैं श्रेणी क्रम के, है ना। समांतर, समांतर जैसे कि नाम से प्रतीत हो रहा है समान अंतर, मतलब दोनों प्रतिरोधों के बीच में समान अंतर रहेगा। एक लगा दिया और ये दूसरा लगा दिया, इसे क्या है आप लोग भूलोगे नहीं, ठीक है। अब इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो आप लोगों का प्रतिरोध, देखो इसमें भी आर रेजिस्टेंस है, इसमें भी आर रेजिस्टेंस है, मतलब प्रतिरोध है आप लोगों का, है ना। इसमें क्या होता है आप लोगों का, ये भी इसमें भी आर है, इसमें भी आप लोगों का आर है। इसका पूरा का पूरा फॉर्मूला होता है, मैं ये फॉर्मूला भी सॉल्व करके आपको दिखा सकता हूँ। देखो आपने याद किया V = IR, क्या है कि नहीं, किया है भाई। R = क्या होगा भाई, V/I होगा कि नहीं होगा। तो ये जब धारा की जब आपको आवश्यकता पड़ेगी, जब मैं इसको आपको क्लियर करके दिखाऊंगा, फिलहाल तो आप लोग याद कर लीजिए, बेटर रहेगा। श्रेणी क्रम में आप लोगों का श्रेणी भाई सीधी सीधी आप लोगों को R = R1 + R2 + R3, मतलब यदि जो यहाँ पर R जो आप लोगों को बड़ा वाला दिया गया है वो आपसे ये बोल रहा है कि समायोजित प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध, मतलब जो मेन कुल प्रतिरोध जो आप लोगों का रहता है परिपथ में, जितने जगह प्रतिरोध जितना कुल उत्पन्न होगा वो फाइनली कैसे आपको ऑनवर्ड समझाऊंगा। एक परिपथ में कुल प्रतिरोध उतना होगा जितना परिपथ में जगह 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 कहीं कहीं प्रतिरोध होगा, तो उसका कुल योग परिपथ का कुल प्रतिरोध कहलाएगा। और लेकिन ऐसा इसमें नहीं है, इसमें जस्ट उल्टा रहता है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम उसके प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर रहता है, मतलब प्रतिरोध जितना आपको चाहिए वो उसका व्युत्क्रम उसके योग के बराबर रहता है, मतलब इसमें प्रतिरोध जो आप लोगों का है ना के बराबर रहता है। समांतर क्रम में यदि हम किसी चीज को लगाएंगे तो धुआंधार बढ़िया चलती है आप लोगों, है ना। अभी विद्युत फ्यूज तार आप लोगों ने सुना होगा, इसका क्या रहता है फ्यूज तार में। इसमें एक और चीज आप लोगों का श्रेणी क्रम में क्या रहता है कि धारा को प्रवाहित किया जाता है और फिर धारा सभी जगह जो है बराबर बराबर भागों में बंटती नहीं है, सभी में बराबर धारा प्रवाहित रहती है। इसमें क्या है प्रतिरोध होता है वो ठीक है, लेकिन धारा सभी में बराबर जाती है, धारा सभी में उतनी ही प्रवाहित होती है जितनी प्रवाहित होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है कि धारा जैसे कि यहाँ से दी गई, यहाँ से आई इसमें इनपुट किया गया तो ये 3 भागों में बट जाती है। यहाँ से जो धारा इसमें दी जाती है वो 3 भागों में बट जाती है। समांतर क्रम का एक घाटा है, तो फिर क्या है बटी हुई चीज कम कम मिल पाएगी, बटी हुई चीज तो कम कम ही मिल पाएगी, भरपेट तो तब मिल पाएगा जब आप लोगों ने जो कुछ छोड़ा होगा। छोड़ने वाली बात तो यहाँ रही नहीं। श्रेणी क्रम में क्या रहता है, कोई भी चीज जाती है तो सभी लोगों को बराबर मिलती है, मतलब एक ही जैसे 5 वोल्टेज का यहाँ पे फ्लो किया आप लोगों ने, तो सभी लोगों को 5 वोल्टेज का ही झटका जो है लगने वाला है। ऐसा कोई भी नहीं है जिसको कम झटका लगेगा, ऐसा कोई भी नहीं जिसको ज़्यादा झटका लगेगा, है ना। तो हमको ये सारी चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में मेन जो आप लोगों का अंतर जो रहता है, जो हमसे क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों का बनता है वो यही बनता है। श्रेणी क्रम में क्या रहता है, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध अधिक होता है लेकिन उसमें धारा सभी जगह समान प्रवाहित रहती है, और समांतर क्रम में धारा बट जाती है, क्योंकि शुरुआत में ही भाई जैसे ही एंट्री मारती है वैसे उसको बांट दिया जाता है। आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा उसमें, है ना। अगली बात क्यों चलते हैं, फ्यूज तार। फ्यूज तार जो मैं आपको बता रहा था अभी गांव में होता है। गांव में क्या रहता है कि गांव में नहीं, हमारे शहरों में भी अधिकांश लोग इसका प्रयोग करने लगे हैं। तो फ्यूज तार का मेन वर्क ये रहता है, कभी भी ओवरलोड यदि आ जाता है या तेज लाइट आ जाती है तो परिपथ में धारा के प्रवाह को रोक दिया जाता है। ऐसा करने से क्या होता है, परिपथ में धारा के प्रवाह को रोक दिया जाता है और लगातार उसमें कंटिन्यूटी बनी रहती है। मीन्स आप लोगों का धारा का प्रवाह यदि कमजोर हो जाएगा तो फिर यदि अचानक से विद्युत फ्यूज यदि आप लोगों का आता है, अचानक से तेज आप लोगों की लाइट आती है तो फ्यूज तार टूट जाता है और उसमें धारा प्रवाह जो है बंद हो जाती है। इसका उपयोग संयोजित उपकरणों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। मिश्र धातु का बना होता है, जिसमें यदि बाजार से हम खरीद करके लाते हैं तो स्पेशली वैसे गांव में बना लिया जाता है घर पर ही किसी भी चीज़ का, लेकिन पर्टिकुलर बाजार से फ्यूज तार यदि लेकर के आओगे तो वो उसमें 63% जो है टिन रहता है और शीशा आप लोगों का 37% उसमें रहता है। इसका गलनांक बहुत कम रहता है। गलनांक कम क्यों रहता है, तभी तो ये टूट पाएगा जब उस पर प्रेशर पड़ेगा। यदि गलनांक बिंदु इसका हाई रहेगा, देखो क्या रहता है, जितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित रहता है उतना ही तार आप लोगों का गर्म हो जाता है। अब यहाँ पर जो धारा आप लोगों की प्रवाहित होगी उसमें आप लोगों का गर्म हो जाएगा ना, गर्म होते ही वो टूट जाएगा। गलनांक यदि कम होगा तभी तो टूट पाएगा।
यदि इसका मेल्टिंग पॉइंट अधिक होगा या गलनांक बिंदु अधिक होगा तो वो आसानी से जो है नहीं टूट पाएगा। और यह हमेशा परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम आप लोगों का ये वाला है। तो भाई इतना तय हो गया कि परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो घरों में जो है आप लोगों का श्रेणी क्रम में ही होगा। फिर जब यही इसको यदि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो घरों में प्रवाहित जो धारा होती है वो आप लोगों का जो श्रेणी क्रम में होना चाहिए, है कि नहीं? हाँ या ना? देखो अगला जो इसमें आपको समझाना है अमीटर और वोल्टमीटर। छोटा सा काम है दोनों का ही छोटा सा काम है। अमीटर क्या है? इसका प्रयोग विद्युत धारा को मापने में किया जाता है। इससे सदैव जो श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। अधिकांश देखो ये भी आप लोगों का श्रेणी क्रम में लग रहा है। कहाँ गया ये आप लोगों का फ्यूज तार? अमीटर भी श्रेणी क्रम में लग रहा है। मतलब धारा जो प्रवाहित होगी उसको फ्लो कितना हो रहा है ये सब मापने के लिए उसको श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। और वोल्टमीटर इसका प्रयोग प्रतिरोध में कहीं भी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। यह परिपथ में सदैव समांतर क्रम में लगाया जाता है। समांतर क्रम में ये इसलिए लगाया जाता है, कितने वोल्टेज का करंट आ रहा है ये आप लोगों ने अपने विद्युत में आप लोगों ने वोल्ट में डाल करके ऐसा यहाँ से हम लोग इसको पकड़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। घरेलू परिपथ में कितना वोल्टेज का करंट आ रहा है इसके लिए हम उसमें ये तार डाल करके देखते हैं वोल्टमीटर। तो इसका मतलब ये फिक्स है कि समांतर क्रम में इसको जोड़ेंगे तो मतलब अपनी लाइट जो है समांतर क्रम में रहती है। यहाँ से हमको क्या रटना नहीं पड़ेगा, घरे की लाइट जो है समांतर में रहती है कि श्रेणी क्रम में, क्योंकि वोल्टमीटर को समांतर क्रम में लगाकर ही मापा जा सकता है। हम किसी भी स्विच में लगा देते हैं और फिर हम देखते हैं कि वोल्टमीटर बता देता है कितना जो है प्रवाहित हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वो लाइट आप लोगों का पहले से डला हुआ है ना, वो समांतर क्रम में डला हुआ है। अमीटर का काम क्या है कि प्रतिरोध जो है ना के बराबर होना चाहिए, बिल्कुल शून्य होना चाहिए। एक आदर्श प्रतिरोध का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए। अमीटर का काम होता है वोल्टेज नापना, मतलब कितनी धारा प्रवाहित हो रही है ये नापना। धारा प्रवाहित कितनी हो रही है ये वो तभी माप सकता है जब उसमें से अधिकतम धारा प्रवाहित हो। और अधिकतम धारा प्रवाहित होने के लिए उसका प्रतिरोध कैसा होना चाहिए? न्यूनतम। तो आदर्श अमीटर का प्रतिरोध पूर्णतः न्यूनतम ही होता है, ठीक है। अब वोल्टमीटर की बात की जाएगी तो इसका उपयोग परिपथ में किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। और विभवांतर को हम तभी माप सकते हैं जब वो आप लोगों का प्रतिरोध अनंत हो। विभवांतर कब होगा जी? जब यहाँ से यहाँ तक हम करंट फ्लो नहीं होने देंगे तभी तो आप लोगों का विभवांतर का पता चलेगा। तो यहाँ से यहाँ तक प्रतिरोध के बीच में ही इसको समांतर क्रम में लगा दिया जाता है। तो ये वोल्टमीटर का काम करता है। इसको हम लगाने के लिए इस तरीके का काम करते हैं। यहीं पर मैं आपको सेट करके बता देता हूँ। इसको लगाते हैं तो जैसे बीच में ये लगा दिया, यहाँ लगा दिया अमीटर, ठीक है। वोल्टमीटर जो लगाते हैं ये ऐसी हो गई और फिर यहाँ पर आप लोगों की एक और लाइन डाली जाएगी। और जब डायग्राम आपका बनेगा ना, कभी कभार आप जो पढ़ो तो यहाँ पर आप लोगों का वोल्टमीटर सेट करना है, ओके। यदि आपको मैथ्स लिखने को आए तो यदि डायग्राम बनाने की बात है तो ऐसे बना देना, ठीक। अब आप लोगों का ये हो गया अमीटर वोल्टमीटर हो गया। अब हमको पढ़ना है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जस्ट लाइक दैट आप लोगों का एक अमीटर की तरह ही रहता है, लेकिन इसका काम जो है एक सूक्ष्म धारा को मापना रहता है। मतलब थोड़ा सा भी करंट आ रहा है आप लोगों का तो गैल्वेनोमीटर से ही माप सकते हैं। जो आप लोगों का करंट वैसे तो अमीटर का काम है, लेकिन अमीटर जो है नॉर्मल करंट को मापता है जो एकदम झटका महसूस कर सके लगभग, लेकिन गैल्वेनोमीटर सूक्ष्म को मापता है। इसकी सहायता से हम 10⁻⁶ तक की विद्युत धारा को माप सकते हैं। तो देखो कभी कभार ये भी पूछ लिया जाता है अमीटर और गैल्वेनोमीटर में अंतर क्या है। अमीटर का काम तो विद्युत धारा को मापना है, लेकिन गैल्वेनोमीटर जो आप लोगों का रहता है वो सूक्ष्म विद्युत धारा को मापने का काम करता है, ठीक है। अब आप लोगों का आता है एक शंट आप लोगों ने सुना होगा। शंट जब 12th क्लास में फिजिक्स आपने पढ़ा होगा तो काफी सुना होगा। ये क्या है? अत्यंत कमजोर प्रतिरोध वाला तार रहता है, मतलब उसका प्रतिरोध बिल्कुल ही कम रहता है और जिसे गैल्वेनोमीटर के साथ समांतर क्रम में लगाया जाता है, समायोजित करके जो अमीटर बनाया जाता है। अमीटर जो गैल्वेनोमीटर जो आप लोगों का है ये आप लोगों का अमीटर भी बन जाता है और वोल्टमीटर भी बन जाता है। गैल्वेनोमीटर के साथ शंट लगा करके यदि इसे समांतर क्रम में लगा दिया जाए तो ये अमीटर का काम करता है कि समांतर क्रम में लगाने पर ही अमीटर जो वोल्टमीटर आप लोगों का है, जो वोल्टमीटर आप लोगों का है वो श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। अमीटर जो है आप लोगों का श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। लेकिन इसके साथ यदि जो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करके शंट के साथ करेंगे समांतर क्रम में, तो इसको याद कर लीजिए, मैं घबराऊंगा नहीं, शांति से बताना चाहूँगा। गैल्वेनोमीटर के साथ यदि शंट लगा दिया जाता है, शंट क्या रहता है? एक कम प्रतिरोध का तार रहता है, उसमें प्रतिरोध बहुत कम रहता है, मीन्स उसमें से लगभग सारी की सारी धारा प्रवाहित की जा सकती है।
तो गैल्वेनोमीटर के साथ जो है कम प्रतिरोध वाला, मतलब गैल्वेनोमीटर के साथ शंट लगा दिया जाए और गैल्वेनोमीटर में समांतर क्रम में शंट लगा दिया जाए, तो गैल्वेनोमीटर जो आप लोगों का रहता है वो अमीटर की तरह काम करता है। अमीटर की तरह क्यों काम करता है? क्योंकि सारी की सारी धारा वो फ्लो करने देता है। अब उसी शंट को, शंट तो एक ही है, उसी शंट को यदि गैल्वेनोमीटर के साथ श्रेणी क्रम में लगा दिया जाए और फिर जो है आप लोगों गैल्वेनोमीटर किसकी तरह काम करेगा भाई? वोल्ट मीटर की तरह काम करेगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में यदि लगा देंगे तो फिर उसमें धारा बहु प्रवाहित नहीं होने देगा। ठीक है, तो फिर वो माप नहीं पाएगा, नहीं माप पाएगा तो वोल्टेज जनरेट करेगा। कोई परेशानी यहां तक आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं विभव। विद्युत विभव क्या है? इलेक्ट्रिसिटी अपने आप में काफी बड़ा टॉपिक है, इसीलिए आज मैं इसका एक 1/4 लेकर के आया हूं बस, है ना। अब बात करते हैं विद्युत। देखो किसी परीक्षण धनावेश को यदि विभव, देखो मैं आपको विभव और विभवांतर में एक छोटा सा अंतर अभी बता दूंगा। विद्युत विभव और विभवांतर में क्या, किस तरीके से हम इसको इजीली समझ सकते हैं। मैं अभी आपको एक नया पेज लेकर के समझाता हूँ। देखो एकांक धनावेश को, ये है आप लोगों का विद्युत क्षेत्र और ये है आप लोगों का एकांक धनावेश पॉजिटिव चार्ज। ये आप लोगों का विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र का एक ये बिंदु है। ठीक है, ये रहा एक बिंदु। तो एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र ये रहा, उसका एक बिंदु ये रहा, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य जो आप लोगों का है वो आप लोग क्या कहलाता है भाई? यहाँ से आप लोग एक बार परिभाषा को पढ़िए। एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? आप लोगों का विद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? विद्युत विभव। अब फिर हम बात करने वाले हैं किसकी? ये आप लोगों का विभव हो गया। फिर हम बात करने वाले हैं आप लोग किस चीज की? विभवांतर। विभवांतर में क्या होता है आप लोगों का? एकांक धनावेश वही रहता है। विद्युत विभव आप लोगों का V=W/Q0, क्योंकि काम तो करना पड़ रहा है आवेश को लाने के लिए ना। लेकिन विभवांतर जो आप लोगों का रहता है, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर ही, एकांक धनावेश जो विद्युत क्षेत्र के अंदर ही है, लेकिन विद्युत क्षेत्र के अंदर ही से एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वो आप लोगों का विभवांतर कहलाता है। तो आप लोगों को जस्ट थोड़ा सा और क्लियर करके समझना है कि एकांक धनावेश को यदि बाहर से अंदर ला रहे हैं विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक, तो आप लोग क्या कह रहा है भाई? विभव कह रहा है। और उसी धनावेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर से ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा रहे हैं, तो वो आप लोग क्या हो गया भाई? विभवांतर हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ तक आपको कोई परेशानी है इस चीज में? इनका नियम जो अगला आपका है कूलम का नियम, वो कूलम का नियम आपसे कहता है कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, मतलब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या दूसरे के दूर हटते हैं। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच या दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती रहता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती रहता है। मान लीजिए दो आवेश आप लोगों के Q1 और Q2 हो गए, दो आवेश आप लोगों के Q1 और Q2 हो गए, उनके बीच लगने वाला बल F, उनके गुणनफल, किनके गुणनफल? आवेशों के गुणनफल। आवेश क्या है आपके? Q1 और Q2, उनके गुणनफल, तो उनका गुणनफल आप लोग करोगे तो Q1 × Q2, मतलब F समानुपाती आपका होने वाला है Q1 × Q2। F समानुपाती आप लोग Q1 × Q2 होगा और उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी को हमने मान लिया R, उनके बीच की दूरी R है, तो बीच की दूरी के वर्ग, भाई बीच की दूरी का वर्ग और वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F समानुपाती Q1 × Q2, दो कंडीशन आप लोगों की इस तरीके से बनती, मैं लिख देता हूँ, फिर उनको बाद में जोड़ेंगे। F समानुपाती, समानुपाती के चिन्ह आता है इन कंडीशन में, जब आप लोग क्लियर नहीं हो जाता जब तक। F समानुपाती Q1 × Q2 और F व्युत्क्रमानुपाती किसके? बीच की दूरी के वर्ग के। तो बीच की दूरी आप लोगों की R मानी और इसका वर्ग कर दिया। इस प्रकार दो बिंदु आवेशों के बीच जो है पृथक कर आप लोगों का लगने वाला बल जो है आप लोगों का Q1 × Q2 अपॉन R², सही लिख दूं इसको R², तो Q1 × Q2 अपॉन R², इस तरीके से आप लोगों का जो है वर्क वहां पर काम करता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखना है। ओके, यहाँ पर फिर से एक नियतांक है। ओके, कोई परेशानी यहाँ तक आपको आई थिंक नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है
क्वेश्चन नहीं है, अगला एक नियम है और शायद इसी नियम को ही समझ पाएंगे बस, है ना। चीज़ें तो काफ़ी सारी हैं लेकिन फिलहाल हमको टाइमिंग की ओर भी ध्यान देना है। देखो अगला जो नियम आपसे कह रहा है प्रथम नियम, फैराडे ने विद्युत के क्षेत्र में काफ़ी सारे नियम दिए और जो कि आप लोगों को काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आप लोगों की रेगुलर लाइफ में भी। प्रथम नियम उनके द्वारा दिया गया है, तो उनके द्वारा ये कहा गया कि विद्युत अपघटन की जो क्रिया रहती है, मतलब जो रसायन आप लोगों के रहते हैं उनमें विद्युत अपघटन जो होता है, सेल वगैरह पढ़ना है, कल हम सेल पढ़ेंगे इसमें ना। तो विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए तत्व का द्रव्यमान प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के अनुपाती रहता है। मतलब जितना, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा किसी रसायन में आप लोगों का किसी भी इलेक्ट्रोड को डुबा दिया जाता है तो या तो सफ़ेद हो जाता है, किसी भी कलर का हो जाता है, तो वो तो कलर जो चढ़ता है ना वो आप लोगों को क्या होता है, मुक्त हुए इलेक्ट्रोड उस पर चढ़ जाते हैं ना, मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन उस पर आसपास चढ़ जाते हैं। वो आप लोगों का कलर जो चेंज हो जाता है इलेक्ट्रॉन की किसी भी चीज़ का या विद्युतीय चीज़ का, वो आप लोगों का परिवर्तित चीज़ रहती है और वो आप लोगों का विद्युत अपघट्य रहता है, प्रवाहित होने वाला। ध्यान से सुनना, प्रथम नियम आपसे कहता है विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुआ तत्व, जो आप लोगों का तत्व रहता है जो मुक्त हो जाता है, मतलब जो चिपक जाता है उससे, विद्युत अपघट्य में प्रवाहित विद्युत की मात्रा के अनुक्रमानुपाती रहता है। मतलब जितना उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है उतना ही अपघट्य जो है विमुक्त होता है, जो उससे चिपक जाता है। दूसरा नियम उनके द्वारा दिया गया, विद्युत अपघटन में उसी विद्युत की मात्रा से मुक्त हुए विभिन्न तत्वों के द्रव्यमान उसके रासायनिक तुल्यांकों के अनुपाती रहते हैं। इसको आप लोग कैसे समझोगे, इसको तो आप लोग जो है W के इक्वल टू लगा करके कर दोगे, Q समानुपाती W, क्योंकि वो आवेश अनुपाती होता है जितना मुक्त होता है ना, Q समानुपाती W आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन इसको कैसे करोगे, इसको करने के लिए आप लोगों को जो है द्रव्यमान के रासायनिक तुल्यांकों की जानकारी होना चाहिए। फिलहाल यहाँ पर हम इसको रखना उचित समझेंगे कि विद्युत अपघटन में उसी विद्युत की मात्रा से मुक्त हुए, मतलब विद्युत अपघटन जिस पदार्थ से विद्युत उत्पन्न हो रही है, उसी अपघटन से उत्पन्न हुए विद्युत की मात्रा मुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान के रासायनिक तुल्यांकों के अनुपाती होता है। आई थिंक समझ में नहीं आया होगा लेकिन इसको रखना ही होगा। ओके, फैराडे नियतांक, जो आप लोगों का फैराडे नियतांक आप लोगों का F है, और आवेश प्रवाह की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम तुल्यांक के विद्युत अपघटन से मुक्त होती है। हाँ, यहाँ से आप लोग इसको समझते हो दूसरे वाले को, रासायनिक तुल्यांक में आप लोगों का यदि स्पेशली उसमें वर्ड दिया गया हो 1 किलोग्राम तुल्यांक, भाई 1 किलोग्राम तुल्यांक जब आपका दिया गया होगा तो उस कंडीशन में विद्युत अपघटन द्वारा ये मुक्त हो सकती है। ठीक है, यहाँ तक आज आप लोगों का जो है मैं कंप्लीट करवाना चाहूँगा। ये और क्या है भाई, यहाँ से ट्रांसफार्मर रहेगा, ट्रांसफार्मर के बाद काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अभी तो कल के लिए चीज़ें जो हमको दिख रही हैं, अगली क्लास में हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। संधारित्र जो आप लोगों का है, सेल वगैरह भी होंगे, वोल्टेज सेल, लैग्रांज सेल, शुष्क सेल क्या होता है, कल तो इनकी संरचना वगैरह भी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा, है ना। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर आपको जो है कंप्लीट करवाना चाहूँगा। मैं आशा करता हूँ आपको आज की क्लास जो पसंद आई है। आप लोग जो है वीडियो को लाइक जरूर करोगे। यूट्यूब पर इसका जो है एक रिवीजन वीडियो आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से इसको आप लोग देखना ज़रूर एक बार, है ना, जिससे आप लोग आसानी इसका रिवीजन कर सको। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना यदि ये आपको अच्छा लगता है तो, है ना।